Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So students, we have already started with the chapter resources and development. So last video mein we have completed the topic land utilization, and without wasting any more time, let's continue with the topic land use pattern and India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population, density, technological capability, culture and traditions. So सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो हमारी लैंड है उनको हम दो तरह के फैक्टर्स मींस लैंड को दो तरह के जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं. मींस दो तरह के. नंबर वन इज योर फिजिकल फैक्टर. व्हाट इज फिजिकल? फिजिकल में आपके पास आ जाता है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय टोपोग्राफी? Topography, the physical characteristic of an area of land, especially the position of its rivers, mountains. Means अगर आपके पास कोई लैंड है, ठीक है, उस लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? The characteristics of the land. लिख लो साइड पे, टोपोग्राफी को सर्कल कर लो, इसको सर्कल करके साइड पे लिख दो. व्हाट इज टोपोग्राफी? द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड. एक जो लैंड है उसके एरिया के सॉरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि रिवर्स कैसी हैं, वहां का माउंटेन स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह के पेड़ वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीजें आपकी टोपोग्राफी में आती है. क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट कैसा है? व्हाट इज क्लाइमेट? अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है? ठीक है, सो क्लाइमेट क्या होता है? बेसिकली द नॉर्मल वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. जैसे अभी क्लाइमेट में मैं एग्जांपल देती हूँ. आप राजस्थान के बारे में सोचिए, हमें एकदम हमारे माइंड में एक बात स्ट्रक करती है, यार वहां तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो वो वहां का क्लाइमेट है. ठीक है, सिमिलर वे अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर का नाम दिमाग में सोचूं तो वहां पे मुझे लगता नहीं यार बहुत ठंड रहती है, वहां का क्लाइमेट कैसा है? बहुत ठंड. दिस इज द क्लाइमेट. किसी पर्टिकुलर रीजन की जो वेदर कंडीशंस हैं उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट बोलेंगे. एंड व्हाट इज वेदर? अगर मैं वेदर की बात करूं कि वेदर क्या होता है तो उसे मैं बोलूंगी डे टू डे चेंज. मींस डे टू डे मतलब रोजमर्रा की मतलब चीजें. जैसे रोजमर्रा आज हवा तेज चल रही है, सुबह तेज चल रही थी, शाम को कम चल रही थी, सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई, दोपहर में सूरज निकल गया, फिर शाम को बारिश. दिस इज द वेदर कि आज का वेदर कैसा था. ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है सॉइल टाइप. सॉइल टाइप क्या कहता है जी? कौन सी एरिया में कैसी? अभी हम आगे पढ़ेंगे. लाइक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये एरिड सॉइल, ये सारे सॉइल्स हैं, ये आप आगे भी पढ़ोगे. ओके, ये तो हो गए आपके फिजिकल फैक्टर्स जो एक लैंड को डिटरमाइन करता है. सेकेंड इज योर ह्यूमन फैक्टर जो आपकी लैंड को डिटरमाइन करेगा. दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. कि पॉपुलेशन डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे में दो कमरे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 15 लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? जिस कमरे में 15 रह रहे हैं. कमरे का साइज दोनों का क्या है? सेम है, तो इसको बोलेंगे डेंसिटी. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ये सारे आपके लैंड को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है जी, आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको. चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आपने स्टडी करना है. ये स्टडी क्या है बेटा? देखो, जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 to 61, जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 2014 to 15, रिपोर्टिंग एरिया 100%. अब ये देखो ब्लू कलर में क्या है आपका? फॉरेस्ट, barren and unculturable wasteland, area under non-agricultural use, permanent pasture, grazing land, area under miscellaneous trees, crops and groves, culturable wasteland, fallow other than current fallow और net zone area. Go through this. ये यहाँ पे देखो क्या है? जनरल, ये 1960 से 61 का डेटा है. 45.26%. ग्रे में क्या है आपके पास? नेट जोन एरिया. Okay, 18.11% forest,
12.01% में आपके पास बैरन, 4.95% एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, पर्पल में 4.71, ठीक है, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। देन इसके बाद एरिया अंडर 1.50%, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। देन इज योर 6.23% में आपके पास कल्चरेबल वेस्टलैंड। देन उसके बाद 3.50% फैलो अदर देन करंट फैलो, 3.73% में आपके पास क्या है, करंट फैलो, ठीक है। सो किसका रेशियो कहाँ पे है ये आप आपस में इसको कंपेयर करोगे, एंड मैं केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, मार्क कर लो भाई, इसको मार्क करो, एमसीक्यू के लिए भी कितना है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा however is available only for 93%, लेकिन हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है ज्योग्राफिकल एरिया का वो सिर्फ 93% है, बिकॉज वाई। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन भी डेवलप हो जाता है, वाई देयर इज ओनली 90% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अवेलेबल, बिकॉज ये आंसर अंडरलाइन इट, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन फुली डन, क्योंकि लैंड यूज की प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हुई है, कहां पे, कौन से रीजन की, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, सिर्फ असम की पूरी हैज नॉट बीन डन फुली। मोर ओवर, ये मार्क कर लो भाई, ये भी मार्क करो, ठीक है, असम हैज नॉट बीन डन फुली, असम की पूरी नहीं हुई है। मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। ये वो वाला एरिया बेटा हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का पीओके वाला एरिया है, उसके ऊपर भी कोई सर्वे नहीं हुआ है, एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। चाइना का जो ऊपर अक्साई चीन वाला एरिया है वहां पे भी सर्वे नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग द डाटा ऑफ ओनली 93%, ठीक है। चलो द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड, जो लैंड है हमारा परमानेंट पास्चर का वो काफी कम हो चुका है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड, सो हम इतनी बड़ी जो हमारी कैटल पॉपुलेशन है उसको हम कैसे रखेंगे कि वो पास्चर लैंड को कैसे बचाएंगे, पास्चर लैंड को, ठीक है, एक दिन तो आएगा ना पास्चर से खत्म हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर ईदर ऑफ, जो हमारे करंट, ये मैंने ना पीछे डेफिनेशंस आपको लास्ट जो मेरा लेक्चर आया था लैंड यूटिलाइजेशन का, उसमें मैंने आपको सारे जो डेफिनेशंस हैं वो प्रोवाइड की है। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द मीनिंग, सो प्लीज उस वीडियो को देखो, ठीक है। सो करंट फेलो लैंड जो है वो आपकी पुअर क्वालिटी का है, और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है ऐसे लैंड की वो बहुत ज्यादा है। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years। और इन लैंड को हम एक दो या 3 साल में एक या 2 बार ही कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। And if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA means net zone area in India comes to about, अगर हम इसको बीच में इंक्लूड कर दें तो हमारा नेट जोन एरिया कितना हो जाएगा, 54%। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम हर स्टेट का, ठीक है, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं हर स्टेट का नेट जोन एरिया वेरी करता है। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन दी पंजाब एंड हरियाणा में 80, लेस देन मतलब 80 से भी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसमें 10% से ज्यादा, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड, मतलब हमारी टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा जैसे 93% है, उसमें से 33% हमें फॉरेस्ट चाहिए, लेकिन हमारा जो फॉरेस्ट है वो 33 से भी कम है। एंड इट वॉज आउटलाइन, इसको किस में डाला गया था, ये हमारी एक पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। सो इट वॉज कंसिडर्ड, ये माना गया था क्या, एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो कहते हैं कि अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है तो हमें फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना होगा। The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depend upon it, means वो लोग
The livelihood of millions of people who live on the fringes of the forest depend upon it. अब देखो, जो लोग फ्रिंजेस में जो जंगलों के आसपास रहते हैं वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? जंगलों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड, मीन्स एक लैंड जिसको हमने वेस्टलैंड बोला है, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, और वो लैंड जिसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल यूज में डालते हैं. वेस्टलैंड में आपके पास रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज को हम लोग काउंट करेंगे. एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, ये मैंने पहले भी आपको बताया था. वेस्टलैंड में क्या क्या आ जाते हैं आपके? रॉकी स्ट्रक्चर, एरिड डेजर्ट्स, हिली टेरेंस, रेवाइंस, ये सब आ जाता है. ठीक है. और नॉन एग्रीकल्चर यूज में आपके पास आ जाती हैं सेटलमेंट्स, जहां पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं. ठीक है. रेलवे स्लीपर्स डाले जा रहे हैं, रेलवेज का प्रमोशन हो रहा है, इसको बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं. सो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कहते हैं कि जब हम बहुत लंबे समय तक एक लैंड को यूज करते रहते हैं, सो हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए उनको कंजर्व, उनको बचाने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए. has resulted in land degradation, अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर हम इसको कंजर्व या मैनेज नहीं करेंगे तो व्हाट कुड बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा आपका? लैंड डिग्रेडेशन. और व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन क्या होगा? राइट डाउन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. राइट डाउन. लैंड डिग्रेडेशन is a process. Write down. Land degradation is a process in which the value of the or biophysical or biochemical environment is affected by a combination of natural or human induced processes. Okay, so this is the land degradation definition. सो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास रहता है बेटा एग्जाम में कि एक्सप्लेन विद कॉज एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, या फिर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है, डिफाइन लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन विद कॉजेज एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये साइड पे अपनी बुक के पेंसिल से अपना क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन भी लिख लो. डिफाइन लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन विद कॉजेज एंड कंट्रोल मेजर्स. ठीक है. सो बाय द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी लेकर आऊंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो रिलाई अपॉन दैट ओनली. ओके. सो हम यहाँ पे थे. यस, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions. So, इसका एक बहुत serious effect पड़ सकता है हमारी society as well as on the environment. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से बहुत सारे देखो यहाँ से जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी मिली है. तो फैक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर आपके पास केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और एमसीक्यू के क्वेश्चंस रहेंगे. मैं बार बार आपको यही चीज बोल रही हूँ, हर वीडियो में समझा रही हूँ. क्वेश्चन कहीं से नहीं आता, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द डे. आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे. ओके, वन मोर इंफॉर्मेशन. मेरा एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हमारा अपना यूट्यूब चैनल पे पूरा हो चुका है. आप उसको भी कर सकते हो बिकॉज डायरेक्टली वो 6 मार्क्स का चैप्टर है. ठीक है. तो उसके एक एक वीडियो मींस एनसीईआरटी की सिंगल लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दी है. आप जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए. प्लेलिस्ट में आपको नेशनलिज्म इन इंडिया की सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ठीक है. कर लो वहां से, एनसीईआरटी चैप्टर अपना पूरा कवर आपका हो जाएगा. ठीक है जी. दैट्स इट फॉर द डे. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.